हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने परसेंटेज का सेकंड लेक्चर लेकर के। जैसे कि हमने पहले ही एक लेक्चर पढ़ लिया, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं, क्योंकि उसमें अगर आप इस कंपटीशन फील्ड में नए हैं, कंपटीशन में नए नए आए हैं, तो ज़रूर देखें पहला लेक्चर, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक इतनी बहुत ज़्यादा बेसिक से बताया है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप उसको लेक्चर को पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस यहाँ पर आएँ, क्योंकि हालांकि ये भी बहुत बेसिक ही रहेगा, ज़्यादा इतना बेसिक नहीं रहेगा जितना बेसिक हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम एडवांस की ओर चलेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस नहीं, थोड़ा सा थोड़ी एडवांस की ओर चलेंगे। लेकिन फिर भी जो पहला लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक से है। उसमें फ्रैक्शन मैंने बताई हैं कि फ्रैक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे डिक्रीज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी चीज़ें हम यहाँ से भी सीख लेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा जानते हो इन सब चीज़ों को तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर सॉरी। तो सेकंड लेक्चर में हमारे पास क्या दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखो मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। जैसे मान लो आपके पास, इसमें नहीं है तो ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी अमाउंट 10% बढ़ जाता है, तो 10% की फ्रैक्शन मैंने बताया कि 1/10 होती है, मतलब 10 से 11 ये बढ़ा हुआ अमाउंट होता है, और यहाँ पर ये जो होता है ये इनिशियल अमाउंट होता है। जो पहले हमारा शुरुआत में अमाउंट होता है ना, वो यहाँ पर हमारा होता है, और जो बाद में बढ़ करके आता है वो हमारा ये अमाउंट होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो 10% पर अगर बढ़ेगा, मान लो पहले अमाउंट आपके 10% था इनिशियल अमाउंट, तो आपका फाइनल अमाउंट क्या आएगा, क्या है। तो ये आपके पास जो इंक्रीज, या मान लो 10% डिक्रीज हो जाता है, तो 10% की फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, तो 10 पहले इनिशियल था, अब एक कम हो गया तो कितना हो गया, 9। तो ये चीज़ें हमने, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट में हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 1 किलोग्राम की चावल की कीमत 25% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब क्या दे रखा है आपको कि भाई आपके जो चावल है उसमें 25% की जो कर दी जाती है वृद्धि, मतलब 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो वृद्धि 12 रुपए की हुई, मतलब यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल से अभी समझाया, यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है आपको, 1 रुपए की, 1 यूनिट की, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही हम क्या करेंगे, 25% की जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे 1/4 होती है, तो 4 से अगर आपको क्या कर दी गई, वो 5 कर दी गई, एक बढ़ा करके। तो यहाँ पर एक की जगह उसने क्या दे रखा है, 12 रुपए दे रखा है। तो एक की वैल्यू 12 है, तो आपके पास 5 की वैल्यू कितनी होगी, 12×5 = 60, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की इसमें, तो कितना आ गया, 60 रुपए। इसका मतलब अभी जो है चावल की कीमत वो 60 रुपए है। अगर हम पुराने चावल की बात करते तो एक की वैल्यू 12 है, तो 4 की वैल्यू कितनी की, 12×4 = 48 रुपए पुराने चावल की कीमत हो जाएगी पर केजी। तो ये चीज़ें, जो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही मस्त है, सीखने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टफ क्वेश्चन करेंगे ना, तो टफ क्वेश्चन में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से आपके जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आप सोल्व कर पाते हो। अगर आपको ये चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, इन चीज़ों को ऑब्जर्व या समझ नहीं पाओगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी पहले इन चीज़ों को समझो। जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक पेंसिल की कीमत में इतने, यानी कि 16 2 3% की कमी कर दी जाती है, मतलब क्या दे रखा है कि जो हमारे पास 16 2/3% की जो कमी की जा रही है, और क्या है यहाँ पर, कैसे छोड़ो, तो और कमी जो हुई है वो 3 रुपए की हुई है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है शायद प्रिंटिंग में। तो यहाँ पर 3 रुपए की कमी हुई है, तो पेंसिल की नई कीमत कितनी है। तो यार एक बात बताओ, मैंने फ्रैक्शन पहले लेक्चर में सिखा दी कि 16 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होती है। अगर आपको पहले ही फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको कभी पेन उठाने की भी जरूरत पड़ेगी। अरे भाई 6 से कितना हो गया, कम की गई है, 6 से तो 5 हो गई। अभी कितनी कम की गई है, हमारे हिसाब से तो 1 हुई है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हुई है, 3 हुई है। तो एक की वैल्यू 3 हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 15 हो गई, ठीक है ना। और आपकी कितनी, 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। तो नई कीमत जो है 15 रुपए है, और पुरानी कीमत 18 है, तो 15 का ऑप्शन दे रखा है, इसमें नई कीमत नहीं दे रखा, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन हमने डाला नहीं है इसमें, तो 15 रुपए सही होगी इसकी आंसर। मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये दे रखा है 16 2/3% कमी हुई है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, जब इतना कम हो गया तो ऊपर वाला कम हुआ है किस पर, इनिशियल वैल्यू पर। पहले इनिशियल वैल्यू, शुरुआती वैल्यू कितनी थी, 6 थी, अब हो गई 5। कितनी कम हुई है, हमारे हिसाब से 1 हुई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 3 कम हो गई, तो 1 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 15 हो जाएगी, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो जाएगी। ये चीज़ें समझ लो। अगर आपको बाकी
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, टफ टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, बहुत अच्छा किया, यदि उनके अंकों का अंतर 25 है, मतलब ए और बी के जो मार्क्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 25 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा उनके अंकों का प्रतिशत अंतर, प्रतिशत जो अंतर दे रखा है वो 20% दे रखा है, तो क्या कह सकते हैं भाई, अंक दे रखे हैं 25% का अंतर दे रखा और परसेंटेज में 20 का, मतलब ये कह सकते हैं कि 20% की वैल्यू हमारे पास 25 दे रखी है, क्योंकि समझ रहे हो नहीं कि अंक जो है 25 का अंतर है और परसेंटेज में 20 का अंतर है, तो अंतर ही दोनों के बीच के अंकों का, तो 20 की वैल्यू 25% दे रखी है, तो एक की वैल्यू होगी 1% कितनी होगी 25/20, 100% की निकाल लो अगर आप टोटल मार्क्स निकाल लें तो यहाँ से कितना आ गया 5, कितना हो गया 125, यानी कि टोटल मार्क्स कितने होंगे 125 होंगे। ये क्वेश्चन था। ठीक है, मान लो अगर आपको ये सब 1% की निकालने की भी क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली करो ना, कि कितनी दे रखी है 20% की वैल्यू 25 दे रखी है, 20% की वैल्यू 25 दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है मुझे, 100% की वैल्यू जब निकालनी है तो मैं 20 में किसकी मल्टीप्लाई करूंगा 5 की, तो यहाँ भी किसकी मल्टीप्लाई करूंगा 5 की, तो कितना गया 125, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 125 आ गई, ये करो सीधा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, सीखना है, अप्लाई कर देना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे अप्लाई करोगे सीखोगे तो मैथ तो क्या है भाई, दुनिया की हर चीज सीख सकते हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, यदि उनके अंकों का अंतर 35%, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो 7% क्या दे रखा है, उनके परसेंटेज में अंतर दे रखा है कि उनकी जो परसेंट एक की मान लो 70 है तो एक की 70 होगी, एक की 57 है तो एक की 50 होगी, तो इतना अंतर दे रखा है, तो 7% की वैल्यू दे रखी है 35, तो कितनी 100% की निकाल दो, 1% की कितनी आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5, अरे 7 से डिवाइड करेंगे 5 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर दो किसकी, यहाँ पर कितना आया 1, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो 500 आ गया, तो 500 आपका आंसर आ गया। टोटल जो मार्क्स हैं आपके कितने हैं 500 मार्क्स का पेपर हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। देखो सीखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको कैसे सीखोगे, आपको मुझे नहीं पता ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मुझे जो भी लेक्चर्स को देख रहे हैं मुझे पता है वो शुरुआती बच्चे होंगे या उनको बेसिक नहीं आता होगा ठीक से, क्योंकि बेसिक बहुत ही बेसिक लेक्चर है। जैसे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पहले पढ़ा दिया, उसमें मैंने शुरू में उसमें भी मैंने बहुत बेसिक पढ़ाया था, उसके बाद मैंने 2-3 लेक्चर ऐसे डाले दिमाग को हिला देने वाले क्वेश्चन। ठीक है, उनको जरूर देखना क्योंकि वो टफ क्वेश्चन है। अभी ऐसे ही मैं इसमें भी कर रहा हूँ परसेंटेज में, अभी शुरुआत में बहुत बेसिक क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक ही हैं। तो अभी क्या है, पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा क्वेश्चन को सीखने के लिए, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को समझना होगा कि भी क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया आपने तो सॉल्यूशन तो आप निकाल ही दोगे। तो इसमें क्या दे रखा है कि उनके जो अंक हैं दो लोगों के वो 5 मतलब 35% डिफरेंस है उनके, मतलब एक के अगर 35 है तो दूसरे के 70 है। ठीक है, एक के मतलब 35 का अंतर है दोनों के मार्क्स के बीच में, तो और जो परसेंटेज में अंतर दे रखा है वो 7% दे रखा है। तो इसका हम मतलब मैं कह सकता हूँ कि 7% किसके इक्वल है 35 मार्क्स के, तो 100% तो कितना हो जाएगा टोटल मार्क्स हो जाएंगे, तो 100% निकाल लेता हूँ। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 7 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो 100% की कितनी आएगी 500, क्योंकि एक में 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 में भी 100 की करूंगा 500 हो गई, बस आंसर आ गया। ठीक है, यही करना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मतलब आपके पर डे जो आप मजदूरी कर रहे हो उसमें 25% की वृद्धि हो गई। 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4। अब वृद्धि हुई है तो 4 से 5 हो गया होगा। अब जो दे रखा आगे, और एक व्यक्ति की अब प्रतिदिन की जो रुपए मिलते हैं 25 मिलते हैं, मतलब अभी की आय जो है वो 25 रुपए है। तो अब जो मिल रही है अब तो 5 हो गया ना, तो 5 की वैल्यू किधर के 25, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5, अरे 5 से डिवाइड करेंगे एक की वैल्यू 5 आएगी, तो फिर 4 की वैल्यू निकाल दो, 4 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आ गया 20 रुपए आ गई। अब जो पहली वाली जो आय थी अब वो कह रहा है कि वृद्धि से पहले उसकी आय कितनी थी 20 रुपए थी। ठीक है, अगर 4 की वैल्यू निकालनी है तो 20, 5 की निकालनी है तो आप 25 दे रखी है आपको। ठीक है, 5 की वैल्यू 25 रखी है, 1 की वैल्यू 5, तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके पास, दैनिक वेतन में 20% की कमी आई। 20% 1/5 होती है फ्रैक्शन 20% की, तो 5 से 4 हो गया। तो अभी कितनी दे रखी है 16 प्रतिदिन, अभी जो मिल रही है अभी की वेतन दे रखा है कितना 16 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 से डिवाइड कर देंगे, एक की वैल्यू कितनी होगी 16/4, तो कितनी आएगी 4। अब 5 की वैल्यू निकाल लो, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 पंजे 20 रुपए, फिर से 20 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, जनशक्ति में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन में 24% की कमी आ जाती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए, मतलब पहले जितना उत्पादन लाने के लिए
कितने मतलब काम करने के लिए घंटे कितने प्रतिशत बढ़ाए जाने चाहिए। देखो क्या है इसमें, मतलब एक प्रोडक्शन हाउस है, मतलब कोई फैक्ट्री है, उसमें क्या है मैन पावर जो मजदूर होते हैं वो कम हो जाते हैं। कितने कम हो जाते हैं? 24%। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास जो होती है वो होती है 6/25। ठीक है, 6/25 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो 6/25 आ गई तो कितने हो गए? 25 से कम होकर कितना गया? 19 आ गया। अब वो कह रहा है कि पहले जितनी बढ़ाने के लिए, तो पहले जितने 25 पहुंचाने के लिए, 25 पहुंचाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 6 किस पर? 19 पर। ऐसे निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले 25 था, 25 से 19 हो गया। अब 19 से 25 पहुंचेंगे, तो 19 से 25 किस कब पहुंचेंगे? 6 को बढ़ाएंगे किस पर? 19 पर, इंटू 100। तो मल्टीप्लाई कर दो तो 600/19%। ये इसका ऑप्शन दे रखा है। समझ रहे हो ना चीजों को? बस थी एक बार ध्यान से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बैक हो जाओ, थोड़ा सा पीछे करो, फिर से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अगर सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, मतलब गीता की ज्यादा होगी, सीता की कम होगी, क्योंकि सीता की आय कम है ना, गीता की ज्यादा है, तो सीत कम है। 10 एक क्या होगी? 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो अगर गीता की 10 है तो सीता की कितनी होगी? 9, क्योंकि कम कम की बात करते हो, कम करके लिखते हैं ये वाले को। तो अब क्या करना है? गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो गीता की आय कितनी ज्यादा है? गीता की आय 1 ज्यादा है किससे? सीता से। तो 1 ज्यादा है किससे? सीता से। सीता से निकालेंगे तो कितने % ज्यादा निकलेगी? तो आएगी, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 11.11% आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले उसने दे रखा है। देखो एक चीज और बताऊं मैं, अगर रटने वाली बात हो, तुक्का मारने वाली बात हो, तो पहले 10 से 9 हुआ, अब 9 से 10 पहुंच जाएंगे। पहले 10 से 9 आए, अब 9 से 10, 1 बढ़ाकर 9 पर बस निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, मतलब अंकित मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य अगर इसके 20% की फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास? 1/5। अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा, क्योंकि क्या सॉरी क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य 4 हो जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य कम है। अब क्या करते हैं उसको, क्या कर रहे हैं उसे कितने प्रतिशत पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। तो यहां तक मतलब हम क्या बेचेंगे? क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, मतलब 5 पर ही बेचेंगे। 5 पर बेचने के लिए कितने की बेचना पड़ेगा? 1 का फायदा लेना पड़ेगा किस पर? 4 पर। समझ रहे हो कि नहीं, कि हमें बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1 बढ़ाना पड़ेगा 4 पर। तो इसका कितना हो गया? 25%। तो 25% हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब लाभ और हानि नहीं होने की, क्योंकि हमारी लागत मूल्य पर ही हम सेल कर देंगे। समझ गए ना, मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही हम सेल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। देखो यदि जो राम है हमारे पास, उसकी आय श्याम की आय से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/5। अब राम की आय श्याम की आय से 5% मतलब अधिक है 20%, तो 5 से 6 हो गई। इसका मतलब राम की आय श्याम की आय से, राम की कितनी हो गई? ये हो गई, श्याम की हो गई, क्योंकि श्याम की कम है ना, राम की ज्यादा है। अब उसको कितना मतलब, फिर देखा श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है भाई? यहाँ पर देखो 1 कम है किस पर? 6 पर। 1 कम है 6 पर, कितने प्रतिशत कम निकालनी है हमने? ये आ गया, तो इसको निकालेंगे 16.2/3%। ये तो आपको पता ही है, 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है। ये आ गया, कौन सा आंसर है? या इससे लिख सकते हैं हम 16.66%। ये आ गया, तो कौन सा आंसर है? ये आंसर हो गया। तो देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये एक बार मैं करा तो फर्स्ट ले रहा हूँ, लेकिन आपको अगर समझ में एक बार में नहीं आ रहे तो आप इसको वीडियो को बैक कर करके देख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इसलिए मुझे फर्स्ट कराने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हो बाकी इनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो पहले 10% बढ़ी, चलो ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में देखो सक्सेसिव मेथड होता है, ये मैंने आपको पहले सिखाए थे जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देख लेना। ठीक है, अगर अभी ना देखो तो परसेंटेज को करने के बाद जरूर देख लेना। सक्सेसिव मेथड होता है, इसका फॉर्मूला होता है A+B, फिर A/B, यहाँ पर प्लस होता है। अगर बढ़ता है मतलब इंक्रीज होता है तो प्लस में लेते हैं हम, बढ़ने की बात करते हैं। अगर डिक्रीज होता है तो माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो जब ये भी बढ़ रही है 10%, ये भी बढ़ रही है, तो 20-20 मतलब पहले 10% फिर 20, ऐसे निकालते हैं इसको। और ये क्या 10 × 20/100, यहाँ पर प्लस 2 0 2 0 2 0 2 0, मतलब ये कट गया, ये हो गया 30 यहाँ से, और यहाँ से कितना आया 2, तो हो गया 32%। ओवरऑल कितना बढ़ गया? 32%। ये तो हो गया आपके पास एक फॉर्मूले से मेथड, जो फॉर्मूला है आपके पास। अब मैं दिखाता हूँ दूसरा तरीका फ्रैक्शन से।
10% बढ़ी मतलब 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, मतलब 10 से 11 है। 20% बढ़ी, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, तो 5 से 6, 5 से 6। तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना गया 50, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो कितना गया 66, कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया, किस पर 50 पर इंटू 100, ऐसे करो डायरेक्टली। तो 50 से 2 बार, 16 की मल्टीप्लाई 2 से 32, तो 32% बढ़ गया। ठीक है, तो आपको जो यूज करने ना ये वाले कॉन्सेप्ट यूज करने, ये जो आप कॉन्सेप्ट है आपके पास, मतलब 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 से 11 बढ़ा, फिर 5 से 6 बढ़ा, दोनों की 10 की, और मतलब जो बढ़े हुए वाले एक तरफ मल्टीप्लाई कर ली, जो पहले थे उनकी एक तरफ मल्टीप्लाई कर दी। 10 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 50, फिर 11 की मल्टीप्लाई 6 से आ गई 66, तो कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया, किस पर बढ़ा है 50 पर ही तो बढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% थी, 20% बढ़ी, ठीक है, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। देखो फॉर्मूले से कराऊंगा पहले मैं, बढ़ी तो प्लस मिलेंगे, घटी तो माइनस मिलेंगे, यही तो बात हुई। तो फॉर्मूले में रख दिया 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। तो यहाँ से तो कितना आ गया 10 प्लस, यहाँ से कितना गया 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से आ गया -2, तो -2, तो 10 माइनस 2 कितना गया 8, तो 8% बढ़ी, पॉजिटिव आया तो 8%, तो ओवरऑल क्या होगा उसको 8% बढ़ गई उसकी। अब दूसरी तरीका देख लो, जो सा आपका है तरीका, मतलब फ्रैक्शन मेथड है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो बढ़ गया तो 5 से 6 हो गया, फिर की 10% घटी है, तो 10% की 1/10 मतलब घटी है, तो 10 से 9 एक घट के, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 50, इन दोनों की कितनी आएगी 54, अब भी बढ़ गया, कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, किस पर 50 पर, तो 4 बढ़ा किस पर 50 पर इंटू 100, तो कितनी बार कट गया 50 से 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई कर दी 8, तो 8% बढ़ गया ओवरऑल। तो आप जो करेंगे इस वाले मेथड से करेंगे, मतलब मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इस मेथड को फॉलो करो, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये आपको अगर कई बार ये 2 बार 3 बार भी लगाने पड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या करता है वो 4 बार बढ़ा देता है, तो इसे हम जो इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं सिर्फ 2 के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, 3 के लिए लगाएंगे तो फॉर्मूला ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 2 के लिए लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ गई जबकि चौड़ाई इतनी प्रतिशत बढ़ गई, तो ओवरऑल क्षेत्रफल कितना बढ़ा। तो देखो जब हम आयत की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई क्या रेक्टेंगल है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो उसके जो है लंबाई बढ़ गई 5% और चौड़ाई बढ़ गई उसकी 10%, तो ओवरऑल कितना इसका एरिया बढ़ेगा वो निकालना है। तो अभी 2 डायमेंशन की बात करते हैं ना, तो 2 बार हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले 5% बढ़ी, तो 5 प्लस 10% बढ़ी, 10 प्लस 5 गुणा 10/100, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, ये तो आ गया आपके पास 15, और ये कितना आ गया 50 से 2 घटवा 0.5, तो 15 कितना आ गया 15.5%, ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका 5 बढ़ी, तो 5 की फ्रैक्शन कितनी होती है 5% की 1/20, तो कितना गया 20 से 21। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, बढ़ी है ना, तो 10 से 11, इनकी मल्टीप्लाई कर दी 200, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई की थी, कितना गया 11 में 22 और 1 23, कितनी बढ़ गई 31, तो कितनी बढ़ गई 31 बढ़ गई, किस पर 200 पर इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो 31 का आधा करेंगे कितना गया 15.5%। आप जैसे मर्जी निकाल लो। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्चुअल फॉलो करने हैं, कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, बार बार सीखो, प्रैक्टिस करो, वीडियो बार बार देखो, पीछे करो, फिर देखो, फिर देखो, ये अगर आप कंटिन्यू करोगे तो मुझे नहीं लगता आप ये सब चीज़ नहीं सीख पाओगे। अगर ये चीज़ आपने सीख ली तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन निकालेंगे परसेंटेज। ठीक है, बाकी धीरे धीरे हम यहाँ पर सिखाए रहे, बस आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो भाई। ठीक है, और इसको शेयर वगैरह भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई को 8% और 12% बढ़ाया जाए। ठीक है, त्रिभुज को, फिर वही बात आ गई भाई, क्या है उसकी बेस और हाइट बढ़ाई जा रही है, तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, आप खुद से करेंगे। ठीक है, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पर देखो, एक गोले के व्यास में 10% की कमी हुई। यहाँ से समझा देता हूँ मैं आपको। देखो जब वॉल्यूम की बात करें, जब हम एरिया की बात कर रहे थे तो 2 डायमेंशन की बात कर रहे थे, एरिया में होता है हमारे 2 डायमेंशन, 2D की बात करते हैं। जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो 3D की बात करते हैं, मतलब 3 डायमेंशन, मतलब 3 साइड कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, 3 साइड की बात कर रहे होंगे। जब 3 साइड की बात करेंगे तो हम 3 बार इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे 10% की कमी की गई किसके, उसके वो किसके व्यास में, डायमीटर में, तो हमारा जो गोले का व्यास होता है, गोले का आयतन होता है, वो होता है 4/3 πr3। तो यहाँ से जो r है हमारे पास,
आर को आर इंटू आर 3 बार कैलकुलेट किया गया ना, तो ऐसे ही हम इसको 10 को भी 3 बार कैलकुलेट करेंगे। कैसे कि पहले 10 को और 10 को ले लेंगे, कमी की गई है ना, तो -10 और -10 3 बार लेंगे। तो पहले -10 और -10 ले लो 2 बार, प्लस फिर -10 इंटू -10 अपन 16 ये तो 2 0 2 0 2 0 2 0, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहाँ तो प्लस का 1 आ गया। ये कितना गया -20 प्लस 1 कितना गया -19, तो 19% की तो कमी हो गई शुरू में। फिर 19 को और एक 10 जो बच रहा है उसको ले लेते हैं, -19 -10 प्लस -19 इंटू -10 ये आ गया अपॉन 100। तो यहाँ से कितना आ गया, इन दोनों को जब कैलकुलेट किया आपने तो ये आ गया -29, और यहाँ से इसका 0 पॉइंट क्या गया माइनस प्लस 1.9, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना गया 27.1 माइनस का। तो इतने % की कमी आई इसकी टोटल वॉल्यूम में। ये तो था आपका कॉन्सेप्चुअल तरीका जो आपका फॉर्मूला है। आपने फॉर्मूले को 2 बार ट्राई किया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि फॉर्मूले को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा था, और फॉर्मूले का आप फॉलो कम करो, दूसरा तरीका फॉलो करो। जैसे कौन सा मैं बता देता हूँ उसको, थोड़ा सा पहले मैं साफ कर लेता हूँ इसको। कौन सा दूसरा तरीका कौन सा आपने फॉलो करना है, वह जैसे कि पहले 10% की कमी की गई, तो 10% की कमी की गई 10 से 9, क्योंकि 1/10 होती है फ्रैक्शन, तो 1 कम हो गया। फिर दोबारा भी 9 10 से 9, फिर तिबारा भी 10 से 9, इनकी मल्टीप्लाई करो आपस में, कितना आ गया आपके पास। जैसे आप 2 में कर रहे थे अब 3 में कर लो, तो यहाँ पर 1000 आ गया, और यहाँ पे 729 आ गया, क्योंकि 9 का 729 होता है। देखो कितने का अंतर आ गया, 271 तो 271 की कमी आई किस पर, 1000 पर। तो 271 की कमी आई 1000 पर इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस पॉइंट से पॉइंट यहाँ, इस 10 से इस पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 27.1% की कमी आ गई। लो जी ऐसे करो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले का आपने कई बार 2 बार 3 बार भी यूज करना पड़ सकता है, लेकिन आप इसको से करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और उसकी ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखो अब हमें समझने की बात यह है, जब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमने 3 बार तो लेनी है साइड्स, लेकिन यहाँ पर 2 ही साइड्स दे रखी हैं, उसमें एक दे रखी, तो इसमें तो चलो ठीक है, क्या दे रखा था आपके पास, क्यूब दे रखा था तो कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास, एक तो आपकी त्रिज्या दे रखी है, एक ऊंचाई दे रखी है, तो इसमें 2 बार किसको कैलकुलेट करेंगे, एक बार किसको करेंगे। तो हम देखो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। तो यहाँ पर देखो r को 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, h 1 बार हुआ, तो इसका मतलब r को 2 बार कैलकुलेट करेंगे, h को 1 बार करेंगे, तो इसका मतलब 5 को 2 बार करेंगे। तो 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन 100, ये फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने। तो ये कितना आ गया 10, और ये कितना गया 25, तो कितना गया 0.25, ये आ गया 10.25, फाइनली ये आ गया। फिर उसके बाद 10.25 को ले लेंगे, और किसको ले लेंगे, +10 को ले लेंगे। इस बार ये बची है ना हमारे पास, 3 डायमेंशन है ना, तो 5 और कितने 10, तो अब 10 को ले लेंगे 10, फिर क्या करेंगे प्लस, बढ़ रहा है ना तो इसमें पॉजिटिव में लेंगे, तो 10.25 × 10 अपॉन 100। अब आप इनको सोल्व कर लेना, आप देख लेना, ठीक है, आपका आ जाएगा। तो यहाँ से चलो देख लेते हैं, चलो कर लेना यार, ठीक है, यहाँ से खुद कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ डायरेक्टली। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, 5 से बड़ी, मतलब 23 से कितना हो गया, सॉरी 5% बढ़ी है ना, तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 20 से सॉरी हाँ 20 से 21, फिर 20 से 21, फिर उसके बाद 10% बढ़ी है तो 10 से 11। बस इनकी मल्टीप्लाई आपस में करना, इनकी मल्टीप्लाई आपस में करना, आपका आंसर जो भी क्या डिफरेंस आए ऊपर रखना, ये वाली इसकी मल्टीप्लाई नीचे रखना, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% वाहन पर खर्च करता है, इसके बाद उसे 50% बचता है। देखो एक बात बताओ, आपके 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 100 रुपए में 20% खर्च कर दिए, मतलब 20 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने, 80 बचे ना। तो अगर मैं बचत निकालूं, तो जब मैं आपसे कहूं कि आपने 20% खर्च कर दिए, तो आप 100 रुपए का, तो आपके पास बचे कितने 80, मतलब 100 रुपए का 80% बचे। आप ऐसे निकालो डायरेक्टली, आप ऐसे नहीं कि 20% निकाल के माइनस करो, फिर जो बचे हुए हैं उसके, फिर मैंने कहा कि जो बचे हुए हैं उसके 10% खर्च कर दिए, 10% खर्च कर दिए जो बचे हुए थे, तो अब बचे कितने, उसका 90% बचे।
ठीक है ना। अब जो भी अमाउंट बच रहा उसके मैंने फिर 25% खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 75% बचे। तो बचे हुए अमाउंट हम ऐसे निकाल लेते हैं हमारी टोटल अमाउंट का, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मैं कराऊंगा ही। देखो कैसे करते हैं हम, आप पोज कर लिया करो भाई, खुद से ट्राई करो, ठीक है। पहले मान लो गोपाल अपनी मासिक आय का इतने % भोजन पर खर्च करता है, शेष 40% वाहन पर खर्च करता है, इसके बाद 50% बचा लेता है, उसकी मासिक आय ये है। देखो अगर उसके पास टोटल आय ये है आपके पास, उसके पास इनटू, अब वो क्या करता है 30% भोजन पर खर्च कर देता है, तो उसके पास बचा कितना, 70% बचा। तो 70% निकालो, क्योंकि बचे हुए निकालने हैं ना हमने, क्योंकि बचा हुआ दे रखा है। अब और उसने पूछा बाद में ये कि उसके पास कितनी बचता है, तो बचा हुआ निकालेंगे। उसके बाद क्या करता है वो, बचे हुए का, फिर उसने कहा शेष का, मतलब शेष का मतलब ये जो शेष है, ये शेष ही तो बचा है, शेष का 40% वाहन पर खर्च कर देता है। तो कितना बचा, 60% बटा 40% खर्च कर दिया, तो चलो ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद उसका 50% बचता है, मतलब ये जो बच रहा है इसका 50% बच रहा है, तो 50% निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब निकाल लो, इसको सोल्व कर लो। तो 2 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो ये कट गया, 2 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया। अब कुछ बच रहा है, 3 से 21, 21 की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर। तो ये 184 इंटू 21, तो 21 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, और 21 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 168, और कितना गया 160 और 8 कितना 76, तो 176, तो 64 देख लो, यूनिट डिजिट दे रखी है कहीं, ये 64, बस यही आंसर होगा। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप यूनिट डिजिट से निकाल सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट कितनी थी, 2 जगह दे रखा था 4 तो सेकंड डिजिट निकाली, सेकंड में 6 कहीं नहीं दे रखा, तो यही आ गया। तो ये क्या गया 38, ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या होगा। एक व्यक्ति ने प्रारंभिक राशि का 30%, कोई उसके पास शुरू में अमाउंट था उसका 30%, उसने क्या लोकर में जमा किया। उसके बाद मतलब मैंने मान लिया x रुपए थे उसके पास, उसने उसका 30% जमा कर दिया, तो 130% हो गया टोटल। नहीं, ये देखो इस तरह से समझो कि उसके पास, मैंने जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, मतलब आपके पास 100 रुपए थे, आपने 100 रुपए का 30% और जमा कर दिया, तो 100 रुपए का 30% जमा कर दिया 30 रुपए, तो कितना हो गया 130 हो गया, क्या नहीं हो गया। तो ऐसे ही क्या निकालेंगे, जब आपके पास x अमाउंट थे तो x का आपने 30% जमा कर दिया, तो 130 है, क्या आ गया 130 आ गया। उसके बाद उसने कुछ समय बाद बढ़ी हुई राशि का, मतलब इस सारी राशि का 25% और जमा कर दिया, तो 125% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अब जो राशि है वो इतनी है, तो अब टोटल अमाउंट जो आया 13,000 आया, तो बस इसको x की वैल्यू निकाल लो। तो 25 से काट लो, 25 पंजे 125, 25 से काट लो 4 बार, फिर क्या काट लो 1 जीरो से, तो 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, ओके। 13 से इसको काट लो, 13 का 13 ऐसे कट जाता ना, ये डिवाइड में जाएंगे उधर, कितना गया 1000। तो अब यहाँ से कितना बचा 8 की मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जगह मल्टीप्लाई में जगह 8000 आ गया, तो 8000 इसका सही आंसर होगा। लो जी, ये क्वेश्चन था आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं वो बेसिक ही हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही बेसिक है, आपको सिखाने के लिए किए गए हैं। क्योंकि आप जब हाई लेवल के एग्जाम देंगे, CGL वगैरह के देंगे, तो ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बहुत कम आते हैं। बाकी किस तरह के आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो इन जो क्वेश्चन हैं इनको बार बार प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझे। ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कराए गए हैं, हालांकि इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।